नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक अब तक के इस चैप्टर में, म्यूचुअल इंडक्शन। अभी तक जिसको सेल्फ इंडक्शन समझ आ गया है तो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन कोई बड़ी बात होगी। एट चुटकी बजाते ही वो समझ जाएगा, ठीक है। चुटकी बजाते कोई समझता नहीं है, ठीक है। अपन के यहाँ पास एक बार टॉपिक रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट वो ट्राई करेगा, बस उसको बनने लगा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तो आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, बेस पूरा क्लियर हो जाएगा और फाइनल अपन इस चैप्टर पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात समझ आ जाए तो काफी मजेदार है। म्यूचुअल इंडक्शन यानी सिंपल समझ सकते हो सेल्फ इंडक्शन टाइप का। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था, जब किसी भी सर्किट पे, ठीक, फ्लक्स चेंज होने के कारण या फिर फ्लक्स चेंज होने के कारण किसी भी सर्किट पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। उस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के कारण सिंपली क्या होता था, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही हम, उस पूरे प्रोसेस को ही सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। सेल्फ इंडक्शन और थोड़ा समझो, देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था, एक प्राइमरी सर्किट रहती थी, उसी प्राइमरी सर्किट से करंट फ्लो होता था और उसी करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, वही मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता था और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था और इसी पूरे प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। मतलब खुदाई के कॉइल में खुदाई के कारण, खुदाई के लिए गड्ढा खोदना टाइप का सेल्फ इंडक्शन था। बट म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा सा इसका अलग है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दूसरे कॉइल के कारण दूसरे कॉइल पे फ्लक्स या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोडक्शन करना, उसे बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, मतलब एक एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक, इस कॉइल है और सिंपली इसी के जस्ट यहां पास एक कॉइल ले लो, ठीक है, इस तरह से। अब इस कॉइल में क्या करंट फ्लो हो रहा है, इधर एक की इधर की लगी है, क्लोज है, आई करंट इस कॉइल पे फ्लो हो रहा है। तो इस करंट फ्लो होने के कारण इसके अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होंगी और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के कारण इस वाले पे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा सेकेंडरी। इसे एज अ प्राइमरी सर्किट मान लो, इसे एज अ प्राइमरी सर्किट मान लो और इसे एज अ सेकेंडरी सर्किट मान लो, ठीक है। वीडियो तो क्लियर है ना, आई थिंक सो। चलो, इसे एक को प्राइमरी सर्किट मान लो, दूसरे को सेकेंडरी सर्किट मान लो। प्राइमरी सर्किट में चेंजेस आने के कारण सेकेंडरी सर्किट पे इन फ्लक्स को प्रोड्यूस, फ्लक्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। फ्लक्स किस तरह से एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसके अराउंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट अगर प्रोड्यूस होगा मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं उसके अराउंड एक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस एज ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी यहां प्रोड्यूस होगा। INDUCED इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां प्रोड्यूस होगा। कलर चेंज करें थोड़ा सा, मजा आए। चलो, तो इसके अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब करंट किसी और में फ्लो हो रहा हो और उसका फायदा किसी और सर्किट को हो रहा हो, उसे बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं, आई थिंक सो। चलो, तो म्यूचुअल इंडक्शन में होता क्या, म्यूचुअल इंडक्शन में अपने समझ आ गया कि म्यूचुअल इंडक्शन में आखिरकार होता क्या है। पर म्यूचुअल इंडक्शन में ये समझ नहीं आया कि इसमें एस आगे होगा क्या और क्या करने पे क्या प्रोड्यूस होगा। सारी चीजें देखेंगे बट वन बाय वन, ठीक। तो चलो, तो इसमें जितना ज्यादा प्राइमरी सर्किट पे करंट फ्लो होगा इसमें उतना ही ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं, दैट फ्लक्स प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन प्राइमरी सर्किट। ओहो, क्लियर है। जैसे अपन सेल्फ इंडक्शन के लिए लिखते थे, सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन यहां भी यूज करेंगे। समझ आया बात, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीज में। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में ज्यादा
डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस है कि यहाँ दो कॉइल रहते हैं, ठीक, करंट किसी और में फ्लो हो रहा है और उसका एक्सपीरियंस किसी और कॉइल में देखने को मिल रहा है, और बट सेल्फ इंडक्शन में खुद के कॉइल में अपने को देखने को मिलता था। तो ये दोनों ही टॉपिक अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के यही दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आखिरकार टॉपिक ही है अपना वो भी। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स, मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल में 5 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी सर्किट के करंट पे। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स प्रोड्यूस इन सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल्स टू, किसके कारण, एक यहां कांस्टेंट लगा रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, एम, और आईपी करंट इज, ठीक है, इनटू आईपी करंट हो जाएगा। यहां एम क्या है, एम एक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी मान सकते हो, कोफिशिएंट कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। इसे क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल MUTUL, म्यूचुअल INDUCTANCE, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हो, या फिर सिंपली बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, तो दोनों ही टर्म यूज कर सकते हो। वो ऐसे ये क्या होता है, एक टाइप का कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक के लिए क्या चीजें, हर एक मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, बट डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कारण इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये चीज को भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। वैसे कांस्टेंट है बट चेंज इन कंडीशन चेंज द पर्सन, तो उसी टाइप यहाँ भी यही होता है। मतलब यहाँ भी अगर कंडीशन चेंज करेंगे, क्या क्या कंडीशन, अभी इसको चेंज करने से क्या क्या होता है, ये भी अभी इसी वाले में देखेंगे। ठीक, ये हो गया। और सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू पुराना इक्वेशन माइनस डी फाइव बाई डी टी यूज करो, ठीक है। तो डी फाइव की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, डी फाइव इज इक्वल्स टू पुट कर सकते हैं, डी फाइव इज डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम आई पी, ठीक, ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक स्टेप और सॉल्व करो, तो डी एम के साथ तो कभी लगेगा नहीं क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एम बाहर आ जाएगा और डी आई पी बाय डी टी हो जाएगा, और ये अपना इंड्यूस, और ये नेगेटिव में तो नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ अपने को एक चीज मालूम चल रहा है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है, ठीक। तो सर म्यूचुअल इंडक्शन की काफी सारी आपको दो इक्वेशंस मेंस मिल जाएंगे, जो कि आगे जाके अभी हम इसका और भी ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। चलो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा केस ले लो, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को बाय फॉर्मूला। ये तो एक हो गया कि किस तरह से क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ये अपन ने समझा, बट बाय फॉर्मूला, बाय एक्सप्रेशन, बाय फिजिकल मींस, अपन एक्सपेरिमेंटल मींस से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल, यहाँ जो अपने पास IP है, IP अगर 1 एम्पियर एज्यूम कर लो, IP क्या है 1 एम्पियर, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, DS इज इक्वल्स टू M लिख सकते हैं क्योंकि IP इज इक्वल्स टू 1, मतलब उसके साथ इंटू हो जाएगा तो कुछ अपना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपल आप इसे डिफाइन कर सकते हो व्हेन इन अ सर्किट, इन अ प्राइमरी सर्किट, जब किसी एक प्राइमरी सर्किट में एम्पियर यानी 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है, तो उसके कारण जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो इक्वल होता है म्यूचुअल इंडक्शन को। तो उस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हो, समझ आए। चलो, और सिंपली चाहो तो इस वाले एक्सप्रेशन से भी इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो, जहां सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, एट अ कांस्टेंट, मतलब यहाँ भी IP इज इक्वल टू क्या ले लो 1, ठीक है। IP यहाँ एक चीज नहीं, IP को बस नहीं लेके करना पड़ेगा, यहाँ दो चीज लेना पड़ेगा, क्या, IP बाय DIP बाय DT इज इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों चीजें जब इनका रेशियो क्या होगा, DI बाई DT का यूनिट बोल सकते हैं, यूनाइट होगा, मतलब एक सिंगल डिजिट होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो उस समय केस पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह अगर 1 पुट करोगे तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M माइनस M। तो सिंपल जो इंड्यूस्ड EMF किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा EMF, इक्वल होगा म्यूचुअल इंडक्शन के, जब DI बाई DT
एज यूनाइट लिया जाता है। ठीक, तो ये दो वेज हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन को बाय एक्सपेरिमेंटली मींस, और यूज करना चाहो तो आप सिंपल भी एक्सप्लेन कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। ठीक, तो सिंपल इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर फटाक से फुर्र से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलोनॉइड तो हो गया। ठीक, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, चलो तो इसको रब कर देते हैं। बस एक्सप्रेशन का यूज आया सकता है बट वापिस क्रिएट कर लेंगे। यहां तक कोई अगर डाउट हुआ है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको अगर पता होगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे गाली सुनने का कोई शौक नहीं है। चल, कई लोग होते हैं जो लगातार बरसात कर देते हैं ये सारी चीज़ों को, ब्लॉक करने के बाद दूसरे दोस्त को शेयर करके फिर उन लोग भेजेंगे, इसलिए भेज के आपको बता के कोई फायदा नहीं। आप कमेंट में आप फ्रीली मुझे दे सकते हो, गालियाँ देना है गाली दो, शाबाशी देना है शाबाशी दो, ठीक है, जो गाली देगा उसको वैसे भी मैं ब्लॉक कर दूंगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, कोफिशिएंट, कलर चेंज करते हैं, हेडिंग है COFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ COUPLING कपलिंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, या फिर सबसे पहले में अपने वर्ड में यही आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, सिंपल। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को कुछ नॉर्मल वेज में जो इसके एक्सप्रेशन है उसको समझ लो। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम के से डोनेट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम के से डोनेट करते हैं, और जनरली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी होता है अगर क्या किया जाए, सिंपल से दो इंडक्टर्स को लिया जाए और दो इंडक्टर्स के बीच में जो कपलिंग प्रोड्यूस होगा एक दूसरे के कारण, उसी कपलिंग को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मतलब दो इंडक्टर्स के बीच में जो कपलिंग प्रोड्यूस होगा उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अभी ज्यादा समझ नहीं है तो बाय दीज एग्जांपल्स आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। मान लो ये मेरे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, जस्ट इसी इंडक्टर के अंदर मैं क्या ले लेता हूं, एक स्मॉल इंडक्टर और ले लेता हूं। इस तरह से एक इंडक्टर मैंने लिया, ये वाला इंडक्टर S1, ठीक है, एक सोलोनॉइड, मान लो एक सोलोनॉइड मैंने S1 लिया, उसके अंदर एक और सोलोनॉइड डाल दिया S2। अब इन दोनों सोलोनॉइड के बीच में जो कपलिंग प्रोड्यूस होगा, कपलिंग मतलब एक दूसरे के कारण एक दूसरे के ऊपर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक, तो इसके दो तीन एग्जांपल्स हैं, फटाक लिख लेते हैं। एक तो ये केस आ जाएगा, इसे ऐसा केस 1 मान लो, ठीक है, केस 1, केस 2 और एक और केस है केस 3। ठीक है, तीनों को एक साथ समझ लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। केस 2 में क्या होता है, सिंपल से अपने पास इस तरह से एक इंडक्टर इस तरह से, या फिर एक सोलोनॉइड बोल सकते हो, इस तरह से रहता है और दूसरा सोलोनॉइड जस्ट इसके बगल में, ठीक, ये इस तरह से। तो अब इन दोनों के बीच में जो कपलिंग प्रोड्यूस होगा वो केस 2 का कपलिंग आ जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और केस 3 में सिंपल सा आप समझ सकते हो इस तरह का, और दूसरा एट 90 डिग्री पे, मतलब इस तरह से कुछ प्रेजेंट रहेगा। ये आ जाएगा 3 के 3 केस। इसमें इसे के ए मान लो, इसमें के बी मान लो, इसमें के सी मान लो, ठीक है, तीनों का मान लो। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये तीनों के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो गए। अब इसमें एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को कैसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √m/L1 × L2।
व्हाट इज M, व्हाट इज L1, व्हाट इज L2, ये सबको आपको मालूम है। M क्या है? M है अपना म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। और L2 भी क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, L1 और L2 क्या है? आर दी सेल्फ इंडक्टेंस, और M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो ठीक है, तो ये आ गया। आप ये सभी के लिए एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। ये वैसे तो ये K मालूम है ना, K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। आप तीनों के लिए एक्सप्रेशन यूज करो, यहां लिखे दे रहा हूं, आप लोग नीचे लिख लेना कहीं पास। KA is always greater than KB and always greater, KB is always greater than KC। मतलब इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा पास में है। ठीक है, दूसरे वाले केस में जो कपलिंग होगा वो एज कंपेरेबल टू AKA, मतलब केस 1 के मुकाबले कम होगा, इसलिए एज सेकेंड नंबर पे। और एज अगर ये एकदम से इन दोनों का एरिया बहुत कम आ रहा है, ठीक है, और वैसे भी ये दोनों एज 90 डिग्री पे देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे एकदम से टिल्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम बहुत कम ही इसके कारण इस पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो इस तीसरे नंबर के इस पे एकदम से कम देखने को मिलेगा, तो मतलब इसका क्या कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एकदम से कम है। तो ये दोनों हो गए केसेस, तीनों केसेस। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। तो इसमें मान लो म्यूचुअल इंडक्शन MA है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन MB है, ठीक है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन MC है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन MA इज ग्रेटर देन म्यूचुअल इंडक्शन इज MB एंड म्यूचुअल इंडक्शन इन MC, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन A में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एज दे आर इन कांटेक्ट, पहली बात तो कांटेक्ट पे है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। एक चीज और तो मान लो, ठीक है ना, ठीक है, इसको समझने से पहले, म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक्स को समझने से पहले ये एक साइड में एज अ टॉपिक डाल देना, किन किन फैक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है। ठीक, तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू इंडक्टर्स, दो इंडक्टर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, या फिर दो सोलेनॉइड्स के बीच में, सोलेनॉइड्स ही तो होते हैं जनरली इंडक्टर, तो दो सोलेनॉइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, दो कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, उसके ऊपर, ठीक, पहला डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है इन दोनों का, मतलब जो सोलेनॉइड हम यूज कर रहे हैं एक विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उन दोनों का लेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। चौथा सिंपल बोल सकते हो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब आर के ऊपर डिपेंड, वही तो एरिया के अंदर ही आ जाएगा, तो साइज भी उसी के साथ जोड़ लेना, ठीक। तो ये 3-4 फैक्टर हैं, और जनरली और किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, करंट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ए पे कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब बी पे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा उसमें म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें एक रास्ते से हैं, आप एक के बाद एक आते जाओ और सबको से आप हैंड शेक करते जाओ, ऐसा टाइप का है, ठीक। अब आ गया, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले वाले केस के लिए इन दोनों के बीच में जो कॉइल्स, दो कॉइल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, ठीक है, इसीलिए इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर आया जाएगा अपने पास केस बी यानी इसके लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एज डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत कम है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बहुत कम है, बट दे आर साइडेड, इसलिए इसमें म्यूचुअल इंडक्शन इज कंपेरेबल टू केस 1 के हिसाब से बहुत कम है। केस 3 आते हैं जिसमें ऐड आई ये 90 डिग्री पे एक दूसरे देखने को मिल रहा है, और इसके कारण मान लेते हैं इसमें आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके कारण फ्लक्स इस पे बहुत कम ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा मतलब म्यूचुअल इंडक्शन बहुत कम प्रोड्यूस होगा। तो केस सी सबसे आखिरी में, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर म्यूचुअल इंडक्शन एक और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से चीजें बनी गई है, मतलब सोलेनॉइड कौन से, या फिर ये कॉइल्स कौन से मटेरियल से बनाई गई है, किसे कॉपर्स बनाई गई हैं,
या फिर एल्यूमिनियम से बनाई गई है, या फिर कौन सा मटेरियल का यूज किया गया है एक इंडक्टर को बनाने के लिए। हाँ, इंडक्टर ध्यान रखना डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है, तो इसलिए आप सिंपली नहीं बोल सकते हो कि हाँ इंडक्टर सिर्फ इसी मटेरियल से मिलके बने। उस इंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटिंग परत लगी रहती है जिसके कारण करंट बाहर, मतलब उसका हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा शो ना करे और जिसके कारण करंट की उतनी ज्यादा लॉस ना हो, तो ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और आखिरी फैक्टर जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा मटेरियल के ऊपर वो रैप्ड है, यानी उसके ऊपर घिरा हुआ है। जैसे कि ये एक अपने पास मेटल है, अब इस मेटल के अराउंड ये कॉइल इस तरह से लगा हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से इस तरफ लगा होगा, तो ये किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड लगा होगा। और ये दो मटेरियल ये जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, ठीक है ना, ये मटेरियल किस चीज का बना है उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो मेटल का होगा मतलब उसका म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर वही किसी इंसुलेटिंग का होगा या फिर वुड मान लो, ठीक है, लकड़ी होगा या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक होगा, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कराएगा वो, क्योंकि एज वो बैड कंडक्टर है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होंगी। चलो, तो ये हो जाएंगे कुछ इफेक्ट्स जिनको आपको एज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में। तो चलो, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम इससे रिलेटेड एक और टॉपिक छूट गए हैं, ठीक। तो वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा था, तो इसलिए अगले टॉपिक में देख लेंगे, और इसके बाद वाले टॉपिक पे जस्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और आखिरी में ये चैप्टर कंप्लीट। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, और जब तक के लिए राम नाम और जय हिंद जय भारत।